अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ है आप उसे सही तरीके से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रोसेस फॉर्म का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये समझ जाइए कि अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने होंगे, ठीक है। तैयारी हमें अभी से ही करनी है क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रगति पंथ અને सुधर राष्ट्र निर्माणની प्रक्रिया। भारत जो है वो तरक्की की राह शाहरा और मुस्तकिम कौमी तामीर का अमल, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन तक ये देखा कि 5 साल मंसूबे बनाए गए, माशी मंसूबा बनाया गया। सबसे तो प्लानिंग कमीशन बैठाया गया ताकि भारत सही राह पर चल सके, तरक्की हो सके। भारत में जो गरीबी इस्तेसाल हो चुका था, इस वजह से तालीम की भी कमी थी। जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर करके भारत फिर से तरक्की की राह पर चल सके, इसीलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। मुआशी मनसूबाबंदी की गई जिसके मकासद हमने पढ़े लास्ट सेशन में। 5 साल मंसूबे बनाए गए, 5 साल के उसके अंदर मॉडल बनाया जाता था कि किस तरह से हमें किसी भी तरह से कुछ भी अप्लाई करके कुछ इस तरह करना है कि गरीबी दूर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है पेज नंबर 83 पर शराय तरक्की और इब्तदाई शौबे। तरक्की किस तरह से हुई, किस तरह से बड़ी तनासुब देखना है, कौन कौन से लेवल पे बढ़ी, कौन कौन से एरिया में बढ़ी, वो सारी चीज़ें हमें समझना है। तो हम समझे कि शराय तरक्की और इब्तदाई शौबे जिसमें सनअतकारी और सब्ज़ी इनकलाब, ये हम आज के सेशन में समझेंगे। सनअतकारी औद्योगिकरण जिसे कहेंगे। आज़ादी से पहले की ब्रिटिश सरकार को भारत की सनअतों की तरक्की में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार को भारत की सनअतों की तरक्की हो, भारत की सनअतें आगे बढ़े, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि हमें पता था उनका मेन मकसद तो भारत को इस्तेसाल करना, भारत को किसी भी तरह से लूट कर उनको अपना फ़ायदा देखना था। सबसे पहले हम समझते हैं औद्योगिकरण, सनअतकारी क्या है। सनअतकारी यानी कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से सनअतों में जो नए नए मशीन बने थे जिनका इस्तेमाल से कई मज़दूरों का काम एक मशीन ही कर लेता था और उस मशीन के ज़रिए जो सनअतों में तरक्की हुई थी वो सनअतकारी थी, जो भारत में इतनी जल्दी नहीं आई थी, ठीक है। सरकार जो ब्रिटिश सरकार भारत पर हुकूमत कर रही थी, उन्हें सनअतों की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये हमने समझ लिया। बल्कि उन्होंने तो क्या किया था, भारत जो खेती प्रधान देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, खोखला कर दिया था और अपना पूरा कब्ज़ा उन्होंने कर लिया था। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत का मुआशी इस्तेसाल करना, किसी भी तरह से भारत को आर्थिक तरीके से पामाल कर देना। आज़ादी के उसूल के बाद 5 साल मंसूबों के अमल से मंसूबाबंद तरीके से इस सिमत में तरक्की की गई। जब भारत आज़ाद हुआ तो मंसूबा बनाया गया, प्लानिंग बनाई गई, योजनाएं बनाई गई भारत को तरक्की के लिए और उस सिमत में काम किया गया। भारी और बुनियादी सनअतों को कायम किया गया। जमशेदजी टाटा, ये जो कंपनियां हैं वो आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसी तरह से अलग अलग कंपनियों को और तरक्की दी गई जिससे मुस्तकबिल में सनअतों की तरक्की की बुनियाद मजबूत बनी। सूती कपड़े, शक्कर, नबातात जैसे माल पैदा करने वाली सनअतों, शक्कर नबातात जैसे इस्तेमाल के माल पैदा करने वाली सनअतों के साथ साथ मशीनों की बनावटों की सनअतें भी तरक्की करने लगी। लोहे, फौलाद की सनअत, भारी कीमियाई जात की सनअत, कोयले की सनअत वगैरह की मनसूबाबंदी के दौरान अच्छी खासी तरक्की हुई। इन शॉर्ट धीरे धीरे भारत तरक्की की राह की तरफ गामज़न होने लगा। सनअती पैदावार में हम तकरीबन खुद कफील बन चुके थे।
क्योंकि जो माशियों मंसूबे बंदियाँ बनी थी मंसूबे, उनमें एक मकसद क्या था? खुद कफ़ालत, भारत की आवाम को खुद कफ़ील बनाना। तो सनअती पैदावार में हम तकरीबन खुद कफ़ील बन चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि बरामद भी करने लगे थे। जो सिस्टम हमारा अंग्रेज़ों की वजह से पूरा ठप हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, धीरे धीरे वो तरक्की की राह पर चलने लगा था। आज़ादी के बाद औसत शरह तरक्की 6 से 7% था। मुल्क में सनअतों के लिए मुवाफ़िक माहौल पर तैयार हुआ। मज़दूरों में तालीम और तरबियत से नई सलाहतें पैदा हुई। मुंतज़मिन का एक नया तबका पैदा हुआ। इस तरह आज़ादी के बाद मुख्तलिफ़ मंसूबों के ज़रिए हमने रफ्तार सनअतकारी की सिमत में इक़दाम उठाए। ठीक है, तेज़ रफ्तारी से हमने तरक्की करना शुरू की। जो अंग्रेज़ सरकार ने पूरी तरह से भारत का मुआशी इस्तेसाल कर दिया था, वो अलग अलग मंसूबों के ज़रिए फिर से तरक्की की राह पर चलने लगे। औद्योगिकरण का, सनअतकारी का हमने इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे भारत की हालत सुधरने लगी। इसी में हम देखेंगे सब्ज़ इनकलाब। अब ये सब्ज़ इनकलाब क्या है? गुजराती में इसे लिखो, इसे कहेंगे हरियाली क्रांति। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरियाली क्रांति। आपका सेक्शन डी में सवाल आता ही है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सब्ज़ इनकलाब 20वीं सदी का एक ख़ास हासिल, अजीम वारदात और कामयाबी तस्लीम की गई है। ठीक है, नाम से पता चलता है सब्ज़ इनकलाब यानी कि खेती के ज़रिए ज़राअत में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनकलाब आया था, तरक्की हुई थी जिसकी वजह से, वो कहलाता है सब्ज़ इनकलाब। एक मार्क्स में सवाल आता है आपका कि इसकी इब्तिदा कहाँ हुई थी? इसकी इब्तिदा मैक्सिको में 1940 के आसपास हुई थी। बाद आज़ाद दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसका फैलाव हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, मैक्सिको में 1940 में हुई थी। ठीक है, सब्ज़ इनकलाब यानी फ़ी हेक्टर आला बीज को मुनासिब मिकदार में कीमियाई खाद और जरासीम कश अद्वियात नेज़ मुनासिब पानी फराहम करके पैदावार में किया जाने वाला इजाफ़ा। सब्ज़ इनकलाब यानी कि ज़्यादा बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में हम अलग अलग कीमियाई जरासीम कश दवाइयों का इस्तेमाल करके कम पानी में जो हम पैदावार का इजाफ़ा कर सकते थे, वो कहलाता था सब्ज़ इनकलाब। भारत में शोबा ज़राअत में जदीद कारी होने के सबब अनाज की पैदावार में अच्छा खासा इजाफ़ा हुआ। जदीद बढ़ चुकी थी, भारत में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। कई ऐसी अद्वियात बन गई थी जिसकी वजह से जो पैदावार में कमी होती थी, फसल उगने में जो कीड़े मकोड़े वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम होती थी, वो दूर होने लगी। कुछ ऐसे अद्वियात, कुछ ऐसे जरासीम कश अद्वियात आ चुके थे कि जिनके इस्तेमाल से पानी की भी कमी होने की वजह से फसल उग जाती थी, पैदावार होती थी। ज़राअत के शोबे में मुल्क में बहुत इनकलाब आया है। मसलन खेती की तरक्की के लिए सब्ज़ इनकलाब, दूध की पैदावार के लिए सफ़ेद इनकलाब, कीमियाई खाद की पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए नीला इनकलाब, तिलहन की पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए जर्द इनकलाब, गोश्त टमाटर की पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए सुर्ख इनकलाब, आलू की पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए गोल इनकलाब। नई टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के ज़िमन में मुल्क के किसान बेदार हुए, उनके जोश व खरोश में इजाफ़ा हुआ है। नई टेक्नोलॉजी को किसानों ने सीखा, उसका इस्तेमाल किया और इन इस्तेमाल से जो किसानों की तरक्की हुई, इसी को कहेंगे हम सब्ज़ इनकलाब। अलग अलग पहलू में इनकलाब हुए, इसीलिए उन्हें उनके नाम के हिसाब से, उनके आकार के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से उन्हें नाम दिया गया है। ठीक है, ज़राअत के शोबे में गेहूं की ज़्यादा पैदावार के ज़रिए हम खुद कफ़ील बन सकते हैं। चाय की पैदावार में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। अंडरलाइन कर लीजिए, चाय की पैदावार में भारत पहले नंबर पर है। आपको बताना है कि चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, 1998 से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का पैदावारी मुल्क बन गया है। देही इलाकों में भी मादी सहूलियात की मिकदार मुआशी इस्तेकाम के सबब बढ़ती जा रही है। अगर समाज के लोग अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी ना पूरी कर सकते हो, इस हालत में ज़िंदगी जीते हो उन्हें गरीब कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, गरीब कहते किसे हैं, उसकी एक व्याख्या दी गई है।
कि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर सकते हैं। बुनियादी ज़रूरतें हमारी कौन कौन सी है आपको तो बखूबी पता है। वो ज़रूरतें भी वो पूरी ना कर सकते हो, वो कहलाते हैं गरीब। आज़ादी से पहले भारत में दादा भाई नौरोजी ने ज़िंदगी की कफ़ालत की लागत के दारोमदार पर सबसे पहले ख़त अफ़लास के तस्वुर पेश किया। उन्होंने एक चीज़ बताई, एक लाइन बताई कि ये कहलाते हैं गरीब लोग। ठीक है। आज़ादी के बाद मुआशी नाबराबरी के ख़ात्मे के लिए इंसदाद गरीबी के प्रोग्रामों पर अमल किया गया। गरीबी के ख़ात्मे के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए थे, उन पर अमल किया गया। 5 साला मंसूबों के ज़रिए कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा हुआ, यानी कि भारत धीरे धीरे तरक्की की राह पर चलने लगा था। कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा होने लगा था। ताहम गरीबों की तादाद में कमी वाक़ई न हो सकी। भारत तरक्की की राह पे चल रहा था, गरीबी दूर होने के प्रोग्राम भी बन रहे थे, लेकिन फिर भी भारत में जो गरीबों की तादाद थी उसमें कमी वाक़ई ना हो सकी। अमीर ज़्यादा अमीर बन रहे थे और गरीब ज़्यादा गरीब बनते जा रहे थे। ख्वानदगी की शरह में ज़रूर इजाफ़ा हुआ, लेकिन नाख्वानदगी की शरह में कमी वाक़ई ना हो सकी। पढ़े लिखे लोग पढ़ तो रहे थे, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनकी जो तादाद थी उसमें भी कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। नाख्वानदा ज़्यादातर गरीब ही थे। ख़ानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम को गरीब तबक़ात में मौसर तरीके से नाफज नहीं किया जा सकता। चुनांचे आबादी में इजाफ़ा के सबब भी गुर्बत के तनासुब में इजाफ़ा नज़र आता है। गुर्बत के मसले का हल दुश्वार है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने भारत में जब भारत आज़ाद हुआ बहुत सारे मंसूबे बनाए गए, ख़ासकर फोकस किया गरीबी को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी गरीबी दूर ना हो सकी। एजुकेशन भी बढ़ता रहा था, लेकिन फिर जो एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे थे उनकी तादाद भी कम नहीं हो रही थी। अब क्या करना चाहिए? इसीलिए बोला गया कि गुर्बत के मसले का हल दुश्वार है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। इसीलिए तालीम की नशरो अशाइयत, पैदावारियत में अनाज और ज़राअत के शोबे को अहमियत दी जाने लगी। वाजबी दामों पर गरीबों को ज़रूरी अशिया दस्तियाब हो जाए, तग़ज़ियाती ग़िज़ा के ज़रिए मुल्क की तरक्की में हिस्सा निभा सके, उसकी फ़िक्र ज़रूर की जानी चाहिए। मुआशी नाबराबरी में कमी भी अहम नुक्ता है। इन तमाम बातों का दारोमदार मज़बूत सियासी क़ुव्वत इरादी और आवाम के ताउन पर ही है। गरीबी को दूर करना है तो एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। वही कोशिशें की गई। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम किए गए हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है। सब्ज़ इनकलाब हमने पढ़ा। खेती के अंदर, ज़राअत के अंदर जो इनकलाब आया था वो कहलाता है सब्ज़ इनकलाब। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान जिस तरह से अनाज फसल की पैदावार करते थे वही कहलाता था सब्ज़ इनकलाब। ठीक है। शुरुआत कहाँ पर हुई थी? मैक्सिको में हुई थी 1940 में। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आपको वीडियो का भी करना है, और जो मैंने आंसर आपसे पूछी हूँ वो आंसर भी आपको अलग अलग कमेंट करना है। ठीक है। सिर्फ आंसर ही आपको कमेंट नहीं करना है, वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए और देन आंसर जो मैंने आपको सवाल किया है उसका आंसर कीजिए। थैंक यू।